हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अन अकेडमी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा उसको पेश कर दिया गया है संसद में। जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेटा है, उन डेटास के बारे में बात करने वाला हूं। साथ ही इस इकोनॉमिक सर्वे का क्रक्स आप बोल सकते हैं, समरी बोल सकते हैं, जिसे हम 10 पॉइंट के अंदर उसे हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत शानदार और बहुत प्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। डेटा को हम यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। और कमोवेश हम देख सकते हैं कि हमारा ज्यादातर जो इकोनॉमिक सर्वे वो उस पूरे के पूरे छोटे से वीडियो में कवर हो जाएगा हमारे 10 के 10 पॉइंट के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग जानते हैं, सबसे पहले बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करी जाती है इसके द्वारा। यानी कि पिछले वर्ष में क्या क्या कंडीशन रही, कौन से क्षेत्र ने कितना ग्रो किया, क्या कंडीशन रही, क्या चुनौतियां रही, इन सारी चीजों के बारे में इस डॉक्यूमेंट के अंदर बताया जाता है, जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे बोल रहे होते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था की चुनौतियां और निपटने का उल्लेख भी किया जाता है। इसी के साथ मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में, यानी कि यहां से भी क्वेश्चन ये बनता है कि किसके द्वारा इसको बनाया जाता है, किसके द्वारा इसको डेवलप करा जाता है। तो हम जानते हैं कि मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में आर्थिक मामलों के विभाग, यानी किसके अंदर, वित्त मंत्रालय के अंदर ये आता है। यहां पर तो ध्यान रखेंगे, फाइनेंस जो हमारा मिनिस्ट्री है उसमें आर्थिक मामलों का विभाग, इसके अंदर आर्थिक विभाग, इसके द्वारा इसको बनाया जाता है, इसको डेवलप किया जाता है। तो साथ ही आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारे आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं वी एन नागेश्वरन जी। इनकी जो देखरेख में इसको जो है यहाँ पर बनाया गया है और वित्त मंत्री के द्वारा संसद के दोनों सदनों में इसको जो है ये पेश करा गया है। इसलिए हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है, इसलिए सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी होती हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें जाननी है डिटेल से। इसके जो डेटा है, 10 के 10 पॉइंट को हम डिटेल से जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सबके लिए कुछ जरूरी खबर है। वो खबर ये है कि अन अकेडमी प्रीलिम्स 2025 के एग्जाम को टारगेट करके क्रैश कोर्स लेके आया है। इसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते तो मेंस के लिए प्रिपरेशन आपको अन अकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। इसके लिए हमारे जो ऑफर्स हैं, ये ऑफर 28 जनवरी से ये जो सारी हमारी जो बैचेज हैं, बैचेज शुरू हो चुके हैं। इसमें आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिलेंगी। जीएससी सेट आप इसे अवेल कर सकते हैं जस्ट 11,999 के अंदर में ना। जो लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, अगर वो आप 18 महीने का कोर्स आप परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ विशेष जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। जैसे अश्योर्ड सक्सेस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि 60% ऑफर तो आपको मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अश्योर्ड सक्सेस, यानी कि कुछ कंडीशन के बेसिस पर अगर 2026 में आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन, यानी कि फ्री में आपकी जो वैलिडिटी है कोर्स की वो बढ़ा दी जाएगी। तो ये जो कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशन के बेसिस पर आपका जो वैलिडिटी वो बढ़ेगा। बैचेस के बारे में बात करेंगे, 2026 के लिए हमारा आरंभ बैच है 25 जनवरी से शुरू हो चुका है। अगला आरंभ 30 जनवरी से शुरू हो चुका है। इग्नाइट हमारा बैच 27 जनवरी से, और जो शिखर बैच है हमारा 18 जनवरी से शुरू हो चुका है। शुभ 50, दिस इज माय कोड। ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट है, उस मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। चलिए डेटा के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होगा उसको हम यहाँ पर देख रहे होंगे। वित्त वर्ष 2025-26 में रियल जीडीपी जो ग्रोथ है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रियल जीडीपी ग्रोथ कितना रहा है, तो ये दरअसल 6.3 से 6.8% ये जो परसेंट है ये रहने का अनुमान दिया गया। और ये कब के लिए है, 25-26 के लिए, यानी कि एक्सपेक्ट करा गया है नेक्स्ट ईयर के लिए, इसको एक्सपेक्ट करा गया है। इस वित्त वर्ष के लिए बात करें तो 24-25 वित्त वर्ष के लिए 6.4% रहने की उम्मीद है, ऐसा हमें देखने को मिला। जबकि एक्सपेक्ट कितना करा गया था 23-24 में, हमने इसको एक्सपेक्ट करा था 8.4% की जो वृद्धि है, वो तब वृद्धि हमें देखने को मिली थी। लेकिन अभी के लिए हमारी वृद्धि ये रहने वाली है। अगर इंडिविजुअली हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करें तो ये जो ग्रोथ रेट है हमारी, यानी कि वृद्धि दर है, ये 3.5% इसमें रहने वाली है। तो यहां पर हमने सारी जो ग्रोथ रेट है, उन ग्रोथ रेट के बारे में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था उसको हमने यहां पर देखा। उसके बाद जो अन्य हमारे पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर पूंजीगत व्यय के बारे में, जिसे हम कैपेक्स बोल देते हैं शॉर्ट में, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। इसमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो 8.2 की वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिली है। कैपेक्स में जो वृद्धि देखने को मिली, 8.2% की वृद्धि देखने को मिली है। और इसमें कैपेक्स में भी हम देखें तो स्पेशली इंफ्रा के ऊपर जो पैसा खर्चा हुआ है उसमें 38.8% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। और उसी प्रकार से सोशल सर्विस, यानी कि शिक्षा रहा, स्वास्थ्य रहा, इनमें जो खर्चा हुआ है सरकार का, उसमें 23.3% की वृद्धि से बढ़ के ये 26.2% की ऐसी जो वृद्धि है, ये वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिली है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर कुछ और डेटा है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एफडीआई इनफ्लो के बारे में, यानी कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी जो अंतर्वाह होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एफडीआई का जो इनफ्लो है, इसमें हम देखें तो ये कितना आया है, $55.6 बिलियन, ये इतना आया है। इसमें अगर हम वृद्धि के बारे में बात करें तो 17.9% की वृद्धि हमें देखने को मिली है।
अगर एफडीआई के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें आया है, सर्विस सेक्टर के अंदर हमें एफडीआई जो है वो एफडीआई देखने को मिला है। आगे हम बात करें इन्फ्लेशन के बारे में, यानी कि महंगाई में कितनी वृद्धि हुई है, तो महंगाई भी हमें 5.4 से 4.9% हुई, यानी कि पहले ये 5.4% हुआ करती थी, अभी महंगाई जो है 4.9% पे आई है। तो उस डेटा को याद रख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद फूड इन्फ्लेशन के बारे में हम बात करें तो ये अप्रैल से लेकर दिसंबर में 8.4% हुआ करती थी, ये अभी डिक्रीज होने की संभावना है इस वित्त वर्ष के चौथे क्वार्टर के अंदर में। तो जो खाद्यान्न महंगाई हुआ करती थी, मुद्रास्फीति हुआ करती थी, इसकी अभी कम होने की संभावना है, तो ये हमें कमी देखने को मिलेगी। उसके साथ फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बात करें, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा होता है, वो विदेशी मुद्रा भंडार में यहाँ पर 640 बिलियन डॉलर हमें देखने को मिला है, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है। और 640 जो 40 बिलियन डॉलर है, ये 90% बाहर ऋण को कवर करने में सहायक है, यानी कि जो हमारा टोटल एक्सटर्नल जो हमारा पूरा का पूरा लोन है, जो ऋण है, उसका 90% कवर कर सकता है हमारा 640 बिलियन डॉलर का जो फॉरेक्स है। ये दरअसल अभी जो 602 बिलियन डॉलर था लास्ट टाइम हुआ करता था, ये अभी फॉरेक्स रिजर्व में हमारे में वृद्धि हुई है, ये एक अच्छा सूचक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर बाहर ऋण के बारे में हम बात करें, जिसको कवर करने की यहाँ पर बात करी जा रही है, तो हमारे ऊपर 711.8 बिलियन जो डॉलर है, इतना बाहर ऋण हमें हमारे ऊपर देखने को मिल रहा है। बेरोजगारी दर के बारे में बात करें, देखो ये डेटा प्रीलिम्स में तो आपके लिए जरूरी है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको इसको कोट करना होगा, मेंस के लिए भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। बेरोजगारी दर 7 वर्षों में, पिछले 7 वर्षों का आंकड़ा देखें तो बेरोजगारी दर घटी है हमारे देश में। 2017-18 में ये 6% हुआ करती थी, अब ये 3.2%, यानी कि एक बड़े स्तर पर कमी हमें देखने को मिली है बेरोजगारी दर के अंदर में। उसके बाद हम देखें श्रम बल में महिला भागीदारी, यानी कि लेबर फोर्स में फीमेल पार्टिसिपेशन, उसमें भी हमें वृद्धि देखने को मिली है। 32.68% से बढ़ के 41.7% ये हुई है। इसमें टोटल अगर ओवरऑल जो ग्रोथ हम देखें अभी कितनी है, 41.7%, और ओवरऑल अभी जो ग्रोथ है वो 16.8% की जो वृद्धि है, ये वृद्धि अभी हमें देखने को यहां पर मिल रही है। 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख जो नौकरियां हैं, यानी कि जो यहाँ पर रोजगार के सृजन के बारे में बात करी जा रही है, इतनी नौकरियां सृजित होंगी। सर्विस सेक्टर के अलावा अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की जो कोशिश है, ये कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा करी जाएगी। साथ ही साथ रोजगार सृजन के लिए डिजिटल इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, सो दैट जो इकोनॉमी को तेज गति से, स्पीड से यहाँ पर बढ़ाया जा सके। आगे अन्य कुछ जो पॉइंट है उनके बारे में बात करें तो 9वां यहाँ पर आपको जो भारत की एनडीसी की ओर प्रगति हमें देखनी है, यानी कौन सा फ्यूल हम कितना ज्यादा, कहां पर कितना फ्यूल, कितना कंट्रीब्यूशन उसमें कर रहे हैं। तो कोल का, यानी कि कोयले का जो हिस्सा यहाँ पर 46.20% देखने को मिलेगा। ये डेटा आप याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो कंट्रीब्यूशन इस तरह से आपको पूछ सकता है, फिर इनका क्रम पूछ सकता है डायरेक्टली कि किसका कहां कितना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 46.20% हमें कोयला देखने को मिल रहा है, और उसके बाद हमें यहाँ पर जो कुछ रिन्यूएबल एनर्जी है इनका कंट्रीब्यूशन, जिसमें हाइड्रो पावर 10.30%, विंड का 10.50%, सोलर का 20.60%, डीजल का 0.1%, गैस का 5.40%, और लिग्नाइट जो कोयला है इसका 1.40%, और अदर जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी है 3.5% यहाँ पर देखने को मिलेगा, और न्यूक्लियर एनर्जी 1.80 जो परसेंट है, ये हमें इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारा पूरा ओवरऑल एनर्जी का मामला यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा मामला हमें देखने को मिला है एनर्जी के लिए। आगे अगर हम देखें तो देखो 2024 के अनुसार जो हमारा वन सर्वेक्षण था, फॉरेस्ट था हमारा, 2030 तक 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन CO2 का जो अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के मुकाबले 2005 और 23 के बीच में 2.29 बिलियन टन CO2 के बराबर ये कार्बन सिंक हमने यहाँ पर निर्माण किया है। अंत में हम देखें तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लस और माइनस बताया हमें, क्योंकि आने वाले दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके दोनों एस्पेक्ट हमें देखने होंगे, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दो धारी तलवार की तरह काम करता है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। यहां पर देखेंगे एआई युग में श्रम व्यवस्था संकट या उत्प्रेरक, यानी कि सीधी सी बात है, इकोनॉमी को रिवाइव करने में, जो रोजगार है वो इकोनॉमी को वृद्धि करने में, उसमें भी योगदान दे सकता है, और साथ ही साथ उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें कुछ हमें ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, और कुछ डिटेल दी गई है, आप इनको देख सकते हैं कि एआई के स्केल निर्धारण संबंधी जो कुछ चुनौतियां, वो चुनौतियां भी दी गई हैं, जैसे इसकी प्रैक्टिकलिटी, व्यवहार्यता, विश्वसनीयता, अवसंरचना और संसाधन, ये कुछ जो चुनौतियां दी गई हैं एआई की। बाकी इसके कुछ जो यहाँ पर फायदे हैं वो फायदे दिए गए। तो एआई यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि एआई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों जो इसके एस्पेक्ट हैं, दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो मेजरली ज्यादातर जितने हमारे एस्पेक्ट, जितने हमारे पॉइंट होने वाले थे डेटा से संबंधित या फिर पॉइंट से रिलेटेड, समरी हम देखें
तो ज्यादातर चीजों को हमने यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में कवर कर लिया है। अगर आपको बहुत डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे करना है तो मधुकर सर के द्वारा बहुत डिटेल में जो वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे को कवर किया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट जो डेटा है उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता था उसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम में द हिंदू न्यूज़पेपर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के पास उसका लीवरेज होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के सामने चुनौती होती है। इसी चीज को देखते हुए सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं हम इसी चैनल पर, आप आके लाइव ज्वाइन करना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।